Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are good. This is my first video on this channel. If you like it, do like, comment and share. आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स, इट्स मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप। चैनल बनाया है जो कि सिर्फ मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए है। फॉर एग्जांपल बीकॉम स्टूडेंट्स, एमबीए स्टूडेंट्स, जो भी मैनेजमेंट टर्म्स हैं, बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अदर सब्जेक्ट्स, मैं उस पे सभी पे नोट्स प्रिपेयर करूँगी। और जो भी स्टूडेंट्स को मिसअंडरस्टूड होगा या कोई भी प्रॉब्लम होगी वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और उस पर मैं आपको फिर नई वीडियो अपलोड करूँगी। तो चलो आज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में समझते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसका मीनिंग, नेचर, डेफिनेशन एंड स्कोप। सबसे पहले हम स्टार्टअप ही इससे कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के टर्म से, क्योंकि काफ़ी बच्चों को बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि हाँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स का हमारे बिजनेस में इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है, इसका क्या रोल है एंड क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, सब कुछ। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब समझना होगा। इसके लिए मैंने साइड बाय साइड एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की है जिसमें आपको डिटेल नोट्स प्रोवाइड करूँगी मैं, और आप उससे पढ़ सकते हो। जो भी आपको कन्फ्यूज़न है वो डिटेल में आपको पूरा नोट्स बना के दूँगी ताकि आपको एग्ज़ाम में भी हेल्प हो सके, आप उससे अपने एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग समझने से पहले आपको बिजनेस का मीनिंग पता होना चाहिए। बोथ आर डिफरेंट टर्म्स, बिजनेस इज़ डिफरेंट, इकोनॉमिक्स इज़ डिफरेंट। सबसे पहले बिजनेस का मीनिंग पता होना चाहिए। व्हाट इज़ बिजनेस? बिजनेस इज़ लाइक डे टू डे एक्टिविटी। आप जब भी बाज़ार जाते हो, कुछ भी परचेज़ करते हो, वो एक बिज़नेस के अंडर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पेन भी ले रहे हो या फिर आप कुछ अदर ऑब्जेक्ट या कुछ भी ले रहे हो, मोबाइल परचेज़ कर रहे हो, कुछ भी, आप से वहाँ पे सेल एंड जहाँ पे भी सेल एंड परचेज़ होगा वो किसके अंडर आएगा? बिजनेस के अंडर। और बिजनेस इस क्या है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मीन्स विच इज़ अंडर टू अर्न द मोर एंड मोर प्रॉफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। लाइक अगर मैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस, कोई भी हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ भी हम कर रहे हैं जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर आ रहा है, उसमें हम बोलते हैं कि उसका मेन मोटिव होता है टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। ओके, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या होता है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। बाकी तो और भी इसके बिजनेस के और मोटिव होते हैं। जो बड़े बड़े बिजनेस हैं उनका होता है कि कस्टमर के चॉइस के ऊपर, प्रेफरेंस के ऊपर केयर करना, पर सभी का सबसे पहले मेन मोटिव होता है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट दिलवाना। ठीक है, तो बिजनेस एक ये हो गया। उसके बाद बिजनेस का आपको मीनिंग समझ आ गया होगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है? व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? Economics as a discipline provides a set of concepts such as demand, supply, pricing, production, competition, business cycle, national income, accounting, etc. ये मैंने सब कुछ आपको डिटेल में प्रेजेंटेशन में प्रिपेयर किया है, आप उससे पढ़ सकते हैं। मैं आपको इससे गो थ्रू करवा रही हूँ कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है। इकोनॉमिक्स का मीनिंग है डिसिप्लिन, प्रोडक्शन ऑफ सेट ऑफ कंसेप्ट। इसमें हम मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई का पता कर सकते हैं कि मार्केट में आजकल क्या चल रहा है, मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है, मार्केट में क्या हमें डिमांड, किस चीज़ की ज़्यादा है, किस चीज़ की कम है। अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो उस प्रोडक्ट बनाने का क्या फ़ायदा? आपकी कंपनी लॉस में जाएगी। ठीक है, पहले आपको मार्केट का सिनेरियो चेक करना पड़ेगा, मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है। अगर आजकल मानो आप एंड्रॉयड से ज़्यादा आईफोन की डिमांड है, तो अगर आप एंड्रॉयड की नई कंपनी बना रहे हो, ठीक है, और उसका रेट आप आईफोन के फ़ोन के जितना रख रहे हो, लाइक 1 लाख उससे कम या 70,000, ठीक है, तो आप
बंदा बोलेगा कि यार एंड्रॉयड लेने से अच्छा है हम आईफोन ही ले लें, ठीक है। तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि यार किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, किस चीज़ की कम है, आपको उसका रेट कम रखना पड़ेगा। अगर आप रेट ज़्यादा कर दोगे तो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड मार्केट में कम हो जाएगी, ठीक है। बाकी हमें बिजनेस के अकॉर्डिंग, कंपटीशन के अकॉर्डिंग रेट, हम जितना प्रोडक्ट की कॉस्ट आएगी उसके मार्जिन कम कर देंगे। ये सब कुछ इकोनॉमिक्स का मीन्स क्या है कि इसके डिमांड, मार्केट, सप्लाई, प्राइसिंग, प्रोडक्शन, कंपटीशन, सब कुछ हम किससे पता लगता है? इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स के हम जो कंसेप्ट होते हैं वो लगाते हैं सर, उनके डिसिप्लिन होते हैं, लॉ होते हैं, उनकी हेल्प से हमें मार्केट के सिनेरियो के बारे में पता चलता है और उससे हमें किस चीज़ में बिजनेस को, मैनेजरियल एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसको हैंडल करने में हेल्प करता है। ये है इकोनॉमिक्स का काम। और बिजनेस का मीनिंग मैंने आपको पहले समझा दिया, तो दोनों मिक्स करके बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसका मीनिंग क्या होगा मैं आपको समझाने जा रही हूँ। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स एंड कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स टू सॉल्व द मैनेजरियल प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस। तो मैंने जैसे आपको पहले समझाया, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स, टेक्निक एंड कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, कि यह एक एप्लीकेशन है प्रिंसिपल्स की, टेक्निक्स की, कंसेप्ट की, इकोनॉमिक्स, जिससे हम सॉल्व करते हैं अपने बिजनेस की मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। जो भी हमें बिजनेस में प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक हमें फ्यूचर फोरकास्टिंग नहीं हो रहा या डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है कि हम क्या करें, अपने प्रोडक्ट के उसको सप्लाई बढ़ाएं, कम करें, प्रोडक्शन कम करें, ये करें, वो करें, वो भी हम सब कुछ हम किससे पता लगा सकते हैं? इकोनॉमिक्स की हेल्प से। तो ये आपका मीनिंग क्या हो गया? बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग समझ में आ ही गया होगा, आई होप आपको। तो नेक्स्ट, इसके बाद आपको मैं समझाने जा रही हूँ डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ यूज ऑफ दोस इकोनॉमिक मॉडल्स टू एनालाइज द चेंजिंग बिजनेस सिचुएशन। हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में ऐसे मॉडल्स को यूज़ करते हैं जिससे हम अपने बिजनेस की सिचुएशन को चेंज कर सकें, या हम बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको सॉर्ट आउट कर सकें। वो भी किसकी हेल्प से? बिजनेस इकोनॉमिक्स की हेल्प से। क्योंकि इसमें हम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट, जैसे मैंने आपको पहले समझाया, उसको यूज़ करते हैं अपने बिजनेस को अच्छे उस पर लेके जाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है, अपने कि हमारा बिजनेस लॉस में ना जा सके। तो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट समझाने जा रही हूँ, जो कि सेकंड स्लाइड पे है। मीनिंग डेफिनेशन के बाद आपको मैं समझाने जा रही हूँ नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो कि मेरी प्रेजेंटेशन पे सेकंड पेज पे होगा। आप उस पर फुल डिटेल नोट्स प्रोवाइड किए हैं मैंने, आप उससे प्रिपेयर कर सकते हैं, गो थ्रू हो सकते हैं। जो भी आपको डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट क्लियर करूँगी। First point is the primary function of management is a business organization is decision making and forwarding planning. मैंने आपको पहले जैसे मीनिंग में समझाया कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के हम हेल्प से हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग में और फॉरवर्ड प्लानिंग में, मींस अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो रहा है डिसीजन लेने में, तो या फिर आप फॉरवर्ड प्लानिंग करने में कि फ्यूचर में हमें पता नहीं इस प्रोडक्ट का हम प्राइसिंग कम हो गई या डाउन हो गई, सप्लाई कम होगी, डिमांड, जो भी मार्केट के सिनेरियो है वो हमें किससे पता लगता है? इकोनॉमिक्स की वजह से, ठीक है। तो फॉरवर्ड प्लानिंग हम इस किसकी हेल्प से कर सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकंड वन इज डिसीजन मेकिंग एंड फॉरवर्ड प्लानिंग गो हैंड इन हैंड विथ ईच अदर। Decision making means the process of selecting one action from two or more alternative courses of action. Forward planning means establishing plans for the future to carry out the decisions so taken. मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, उसके बाद ये हमें अल्टरनेटिव भी प्रोवाइड करता है, और उससे हमें बेस्ट अल्टरनेटिव जो भी मिलेगा मार्केट से या जो भी इकोनॉमिक्स की हेल्प से, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो यूज़ होते हैं, उसकी वजह से हमें बेस्ट ऑप्शन मिलता है, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए। और फॉरवर्ड प्लानिंग, और हम इसकी वजह से अपने फ्यूचर के लिए प्लान्स प्रिपेयर करते हैं, जो कि आपका डिसीजन ईजिली हो जाएगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट है द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेस बिकॉज रिसोर्स एट द डिस्पोजेबल बिजनेस यूनिट लैंड लेबर कैपिटल बिजनेस कैपेसिटी आर लिमिट एंड फार्म हैज टू बी मेक द मोस्ट प्रॉफिटेबल यूज ऑफ दिस रिसोर्सेज। तो इससे हम अपने एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आपको समझ में आ ही गया होगा वैसे तो इससे मेन इजी है ये कि इससे हम अपने रिसोर्सेज को भी इजीली एलोकेट कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं जैसे लैंड लेबर कैपिटल बिजनेस कैपेसिटी विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट वन इज द डिसीजन मेकिंग फंक्शन इज दैट ऑफ द बिजनेस एग्जीक्यूटिव ही टेक्स डिसीजन विच इंश्योर द मोस्ट एफिशिएंट मीन ऑफ अटेंडिंग डिजायर ऑब्जेक्टिव से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मेन मोटिव क्या है एवरी बिजनेस का? अगर सपोज करो आपके फादर या आप भी कोई भी बिजनेस करते हो, ठीक है, आपका मेन मोटिव क्या होता है? टू अर्न एंड जनरेट द मोर एंड मोर प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आफ्टर टेकिंग द डिसीजन अबाउट द पर्टिकुलर आउटपुट प्राइसेस एंड कैपिटल रॉ मटेरियल एंड पावर एंड एक्सेट्रा फॉरवर्ड प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग जस्ट गो ऑन द सेम टाइम। इसके बाद ही हम उसके आउटपुट प्राइसिंग कैपिटल और रॉ मटेरियल सबके बारे में डिसीजन एट द टाइम ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फॉरवर्ड प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग एट द सेम टाइम। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि बिजनेस मैनेजर टास्क इज मेज्ड ऑफ डिफिकल्ट बाय द अनसर्टेनिटी व्हिच सराउंडेड बिजनेस डिसीजन मेकिंग। नोबडी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। या ऑफ कोर्स कोई भी हम अपने बिजनेस का फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बट इसकी वजह से हम ये तो नहीं सोच सकते कि हम बिजनेस फ्यूचर क्या मतलब कि कोई भी प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते तो हम बिजनेस ही करना प्रोडक्शन करना बंद कर दें, कुछ भी बंद कर दें। ठीक है, तो इसकी वजह से बिजनेस इकोनॉमिक्स की हेल्प करता है हमें कि हम रिस्क बेयर कर सकें या फिर जो भी प्लान है वो हम कैसे मतलब कि अपने प्रोडक्शन से अपने मार्केट से की डिमांड सप्लाई से पता लग सकता है कि हमारा बिजनेस लॉस में जाएगा या प्रॉफिट में जाएगा, बट एक गो थ्रू मिल जाता है कि हमें करना क्या है फ्यूचर में। ठीक है, वो हमें किससे पता लगता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स की हेल्प की वजह से। एनालाइज करके हम मार्केट को एनालाइज करते हैं, उससे हमें आउटलुक मिलता है। ठीक है, प्लान्स मिलते हैं, फिर वो हम अपने फ्यूचर में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है मैनेजर्स आर एंगेज्ड इन द कंटिन्यू प्रोसेस डिसीजन मेकिंग एंड अनसर्टेन फ्यूचर ओवरऑल प्रॉब्लम कंट्रोलिंग टर्म इज वन ऑफ एडजस्टिंग। वही मैं बता रही हूँ जैसे आपको कि हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट एक मैनेजर्स को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को एक हेल्पफुल प्लेटफॉर्म या फिर बोल सकते हो आप एक प्रॉपर वे मिल जाता है कि हम इस तरह से इस मतलब अपने बिजनेस को प्रॉफिट में और मैक्सिमाइजेशन में लेके जा सकते हैं कि हम जो मिनिमाइज हो सकता है फेलियर है रिस्क का उसको हम कम कर सकते हैं। बट ये नहीं हो सकता कि हाँ भाई मतलब फेलियर हो ही ना, बिल्कुल ही ना हो, हमेशा प्रॉफिट में ही जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता क्योंकि हम फ्यूचर को कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हमें तो बिजनेस दोनों मतलब कभी लॉस भी हो सकता है, कभी प्रॉफिट भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी होती है। बट हाँ हम ये हो सकता है कि हम अपनी लॉस को कम कर सकते हैं या उसको बेयर करने की कैपेसिटी को बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन है कि हम इसकी हेल्प की वजह से हम अपने इकोनॉमिक्स थ्योरी जो भी लगाते हैं उसकी हम डिमांड प्रॉफिट कॉस्ट प्राइसिंग प्रोडक्शन कंपटीशन बिजनेस साइकिल नेशनल इनकम जो भी है एक्सेट्रा द वे इकोनॉमिक्स एनालिसिस कैन बी यूज्ड टुवर्ड सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम। ये इकोनॉमिक्स थ्योरीज जो भी होती हैं हमें बिजनेस प्रॉब्लम्स में सॉर्ट आउट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, इसमें इस पॉइंट में यही है, एग्जाम्पल में मैंने आपको डिटेल में इसमें बता दिया है। उसके बाद लास्ट है इसका नेचर का पॉइंट बिजनेस इकोनॉमिक्स बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। लास्ट पॉइंट है नेचर का कि बिजनेस बोथ है, साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस बिजनेस एज इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस बिकॉज इसमें हम बहुत सारे प्रिंसिपल्स लॉज एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, और एज वेल एज एन आर्ट बिकॉज क्योंकि जो कुछ काम हमें प्रैक्टिकल तौर पे करने पड़ते हैं वो किस में आते हैं? आर्ट में। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बोथ एज साइंस एज वेल एज एन आर्ट। तो जैसे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे इस पे बता रही हूँ नेचर मीनिंग डेफिनेशन नेचर एंड नेक्स्ट इसका हो गया स्कोप द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स।
इससे आपका कम से कम भी एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि मेन बिजनेस इकोनॉमिक्स का अगर आपको मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप आ गया तो आप पेपर एग्ज़ाम में इजीली लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, इसमें मैंने फुल डिटेल स्कोप का एलेबोरेट नहीं किया है, इसमें जस्ट मैंने आपको हेडिंग दी है और एलेबोरेट मैं आपको समझा दूंगी। एनालाइजिंग डिमांड एंड फोरकास्टिंग। फर्स्ट पॉइंट इज स्कोप का है कि सबसे पहले हम मार्केट के एनालाइज करते हैं, डिमांड एंड फोरकास्टिंग। पहले मार्केट को एनालाइज करते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है, हमें चाहिए क्या, जो हम मार्केट में लेके आए। ठीक है, वो हम किससे पता लगा सकते हैं, इकोनॉमिक्स के रूल्स, प्रिंसिपल्स, एप्लीकेशन से हम उसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें है एनालाइजिंग डिमांड। इसमें हम जो बायर है उसके बिहेवियर के बारे में एनालाइज करते हैं कि कस्टमर को उसका टेस्ट क्या है, उसको चाहिए क्या। ठीक है, प्राइस, उस मतलब कस्टमर किस प्राइस पे प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है, उसके कंज्यूमर के इनकम पे हम देखते हैं कि किस प्राइस पे। अगर आप सपोज करो कि एक बिस्किट का आप फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट का ले लो, पार्ले जी ले लो, आप उसका प्राइस रख दो 50, तो उसको कोई भी नहीं बाय करेगा। अब 10 है, रीजनेबल है, एवरी पर्सन है जो कम भी कमाता है ज़्यादा भी कमाता है उसको परचेज कर सकता है। ठीक है, तो हमें पहले कस्टमर को एनालाइज करना पड़ता है, उसका टेस्ट क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है। ठीक है, वो किस रेट तक प्रोडक्ट को ले पाएगा। तो हमें ये किससे, इकोनॉमिक्स की हेल्प से हम मार्केट के उसको एनालाइज कर सकते हैं, डिमांड क्या है मार्केट के। ठीक है, उसके बाद है फोरकास्टिंग डिमांड। इसमें है फोरकास्टिंग डिमांड। पहले हम एनालाइज करते हैं कि करंट डिमांड क्या चल रही है, उसके बाद हम फोरकास्टिंग डिमांड करते हैं। उसमें हमें क्या पता लगता है, हम जो हमारा पास्ट में प्रोडक्ट जिस क्वांटिटी में बिक रहा है उस पे हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, उस गुड्स एंड सर्विसेज पे। फिर हम उस पे प्रोडिक्शन पे हम अपनी डिमांड जो होती है उसके मार्केट पे एनालाइज करते हैं। फिर हम उसी प्रोडिक्शन पे हम अपने जो गुड्स होते हैं उनकी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करते हैं एंड जो हम फिर हम मार्केट में राइट टाइम में उसको अवेलेबल करवा सकें। ठीक है, जिस पे हम पहले हम एनालाइज करते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है, कितनी डिमांड है, जो भी है, उसी के बिहाफ पे हम फ्यूचर के लिए फोरकास्ट करते हैं। ठीक है, फ्यूचर के लिए हम पहले ही प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि हाँ भाई हमारा इतना स्टॉक क्लियर हो जाएगा, तो हम उसी हिसाब से प्रोड्यूस कर लेते हैं और राइट टाइम पे मार्केट में अवेलेबल करवा देते हैं। ठीक है, सपोज करो अगर किसी चीज़ का सीज़न विंटर में है और आप उसको विंटर पूरा निकल जाए उसके बाद प्रोड्यूस करो, समर आ जाए, तो उसको कोई भी परचेज नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल क्लॉथिंग आइटम्स, ठीक है, जो सीजनेबल होती हैं, तो हम उसको सीज़न से पहले प्रिपेयर करेंगे ताकि सीज़न आने से पहले हम उसको मार्केट में अवेलेबल करवा सकें। ठीक है, तभी आपके जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है, वो डिमांड है जो, वो मार्केट में आएगी और आपका पूरा उस पर प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आप सपोज यही है कि जो क्लॉथिंग आइटम्स पे ले लो कि अगर आप सीज़न निकल जाए उसके बाद मार्केट में लेके आओगे तो उसको जो भी कोई भी रिटेल होलसेलर आप नहीं परचेज करेगा आपसे। ठीक है, वो बोलेगा हाँ भाई अब तो सीज़न निकल गया, अब हमारे किस टाइम का, क्योंकि हमें भी अब ऑफ पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें वो फ्यूचर फोरकास्टिंग इसकी हेल्प से करते हैं ताकि हम अपने राइट टाइम पे अवेलेबल मार्केट में पहुंचा सकें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। इसमें हमें बाय प्रोडक्शन एनालिसिस द फर्म कैन चूज अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ऑफरिंग ए टेक्निकल एफिशिएंट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग द आउटपुट। इसकी बिजनेस इकोनॉमिक्स की हेल्प से हम प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस कर सकते हैं, जिससे हम जो हमारा आउटपुट है उसको प्रोड्यूस उसके हिसाब से जो एनालिसिस होगा, जैसे मैंने आपको पिछले पॉइंट में भी बताया था कि फ्यूचर एनालिस्ट करते हैं, करंट एनालिसिस करते हैं, उससे हम अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं और प्रोड्यूस आउटपुट कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसके बाद है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फर्स्टली यू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मीन्स रॉ मटेरियल, स्टॉक। ठीक है, जो कि हमें कोई भी प्रोडक्ट, जो भी आप सभी को पता है कि कोई भी प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए हमें पहले रॉ मटेरियल चाहिए, स्टॉक चाहिए, तभी हम
एक पेंसिल भी बनानी है तो उसके लिए पहले हमें रॉ मटेरियल चाहिए फैक्ट्री में या फिर उसमें जो भी प्रोसेस होगा, तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। तो इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इकोनॉमिक्स के हेल्प से हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं। मीन्स पहले ही पूरा स्टॉक पीछे रखते हैं, रॉ मटेरियल रखते हैं, ताकि हम पॉलिसी इन्वेंट्री पॉलिसीज़ लगा के ABC एनालिसिस एक पॉलिसीज़ होती है, मैथमेटिक टूल्स लगा के फिर से हम ऑप्टिमम स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज पीछे रख सकें, ताकि हमें अगर फ्यूचर में मान लो कि ज़्यादा प्रोडक्ट की डिमांड आ रही है, तो हम उस अगर बोले कि हाँ इस टाइम पे हमें पूरा इसका चाहिए कि हाँ इतने टारगेट का चाहिए हमें मार्केट में, तो हम उसको अवेलेबल करवा सकें। अगर हमारे पास सपोज करो रॉ मटेरियल ही नहीं होगा, तो आप कैसे प्रोडक्ट प्रिपेयर करोगे, ठीक है। तो हम ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं किसकी हेल्प से, इकोनॉमिक्स से, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मैंने आपको जैसे बार बार बता रही हूँ कि लॉज वगैरह होते हैं जो भी हम लगाते हैं, जैसे एनालाइज करते हैं, तो हम जैसे पहले इसमें सबसे पहले बताया था कि फ्यूचर फोरकास्टिंग, उसके हिसाब से ही हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट पूरा करते हैं। ये नहीं है कि हम हाँ ज़्यादा ही स्टॉक रख लें जो कि हमें फिर उसमें ख़राब जाए या फिर आपको लॉस बेयर करना पड़े, नहीं। हम पहले फ्यूचर फोरकास्टिंग करते हैं, उसी के हिसाब से हम अपना इन्वेंट्री प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बाद फोर्थ पॉइंट है मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसी। बिजनेस इकोनॉमिक्स की हेल्प से हम मार्केट में क्या कंपटीशन चल रहा है, प्रोडक्ट का नेचर क्या चल रहा है, या फिर एनालाइज करते हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, फिर हम इसकी हेल्प से बिजनेस इकोनॉमिक्स की हेल्प से मार्केट से इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं कि मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है, क्या किस चीज़ की डिमांड है, ठीक है। फर्स्टली वो एनालाइज हो जाएगा मार्केट का स्ट्रक्चर, उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हैं, ठीक है। उसमें हम अपने फिर प्राइस पहले डिटरमाइन करते हैं मार्केट में कि हमारा सेम, अगर आपने पेन की सोचो कि पेन की प्रोडक्शन करनी है, तो अगर और कोई ब्रांड का पेन का पहले आप प्राइस चेक करोगे कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसका प्राइस सेट करोगे, ठीक है। फिर ये सर्टेन चीज़ हमें किससे पता चलती हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स की हेल्प से। तो ये हमें फिर इसके बाद हम मार्केट कंडीशंस की पहले एलोकेशन करते हैं, प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है, फिर हम अपनी प्राइस को ये सेट करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज रिसोर्स एलोकेशन। Business economics also used some programs like linear programming to create the best course of action, means आप optimum utilization of the resources। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि प्रॉपर यूटिलाइज करना अपने रिसोर्सेज को, ठीक है। उसको पहले एलोकेट करना, अपने रॉ मटेरियल एक्शन सबको, उसको पहले रिसोर्स को प्रॉपर अपने जो भी अपने प्रोडक्ट बनाना है उसका पहले रॉ मटेरियल प्रिपेयर करना, सब कुछ ये सब कुछ उसको, फिर उसके बाद प्रिपेयर तो हर कोई मतलब माँ परचेज कर लेगा, उसको यूटिलाइज करना प्रॉपर वे में, ये नहीं कि वेस्ट करी जाओ, फिर आपको उसको लॉस बेयर करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को, ठीक है। उसका प्रॉपर एलोकेशन करना, उसको यूटिलाइज करना फॉर द फाइनल प्रोडक्ट। ये हमें किससे पता लगता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स की हेल्प से हम सम प्रोग्राम लगाकर, जैसे फॉर एग्जांपल लीनियर प्रोग्रामिंग, तो इससे हम रिसोर्स को प्रॉपरली एलोकेट कर पाते हैं, ठीक है। इसके बाद पॉइंट है 6 पॉइंट इज थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसमें हम बिजनेस इकोनॉमिक्स का जैसे पता ही आपको कि सबसे पहले मार्केट का इवेलुएट करते हैं जो भी चल रहा है, ठीक है। उसी के हिसाब से हम कैपिटल एलोकेट करेंगे, ठीक है। फिर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की हेल्प से अपने इन्वेस्टमेंट कैपिटल वो क्राइटेरिया सेट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। आपको पता लग जाएगा कि मार्केट में कितना कैपिटल की हमें नीड है और कितनी वो है, तो हम उसके हिसाब से कैपिटल को इन्वेस्ट करेंगे और प्रोजेक्ट अपना स्टार्टअप करेंगे। इसके बाद हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी ये हेल्प करता है कि हमें डिसीजन मेकिंग प्रॉपर कि कितना फंड इसमें स्टॉक करना है, कितना हम इसमें फंड प्रॉपर होगा कि हम अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकेंगे।
ये हमें बिजनेस थ्योरीज, बिजनेस इकोनॉमिक्स की हेल्प से ही पता लगता है। ये सारे इसके स्कोप हैं, ठीक है। 7th पॉइंट इज प्रॉफिट एनालिसिस। बिजनेस इकोनॉमिक्स की हेल्प से हम प्रॉफिट एनालिसिस कर सकते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट होगा, कितना नहीं। पर मोस्ट ऑफ द केसेस कंटिन्यू भी होता है, कभी ज़्यादा कम भी होता है, कभी ज़्यादा भी होता है, एज पर द मार्केट कंडीशन। अगर मार्केट लो है तो प्रॉफिट कम होगा, अगर मार्केट हाई है तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा तो ऑफकोर्स है कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। बट अगर मार्केट कंडीशन लो है तो हमें प्रॉफिट एनालिसिस करने में थोड़ी दिक्कत आती है। बट मेजरिंग मैनेजिंग प्रॉफिट एज अ सर्टेन कंडीशन, ये हमें पर कुछ हद तक मैनेजिंग हो जाता है कि हमें हाँ इतना भाई प्रॉफिट होगा ही होगा, चाहे नुकसान है चाहे वो है प्रॉफिट है। तो ये हमें फ्यूचर प्रॉफिट्स के बारे में भी प्लानिंग करता है। जैसे कि आप सोच लो कि मार्केट के इतना हमारा हम जाता ही जाता है, प्रोडक्शन इतनी होती है और इतना सेल आउट होता ही है। तो उसी हिसाब से हम फ्यूचर के भी प्रोडिक्शन करते हैं कि हाँ भाई फ्यूचर में भी हमें इतना प्रॉफिट ही होगा। इससे ज़्यादा हो जाए वो तो वेल एंड गुड, बट इससे कम नहीं होगा, ठीक है। द लास्ट वन इज 8th पॉइंट इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। इसके बिहाफ से, बिजनेस इकोनॉमिक्स के बिहाफ से हम रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस भी करते हैं कि हमें फ्यूचर में कितना रिस्क होगा या कितनी अनसर्टेनिटी है। तो हम इसके हिसाब से हम प्रॉपर डिसीजन ले लेते हैं प्रेजेंट में ही, फ्यूचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि हमें क्या स्ट्रक्चर बनाना है, क्या प्लान करना है, फिर हम उसको अगर बाई चांस हमें कोई रिस्क, कोई अनसर्टेनिटी हो तो हम उसको फ्यूचर में फॉर्मुलेट करते हैं सारे प्लान्स को, ठीक है। ये थे आपके 8 पॉइंट विच इज़ अंडर द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। आज मैंने आपको इस वीडियो में फर्स्टली समझाया मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, देन डेफिनेशन, उसके बाद मैंने समझाया आपको नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, एट द लास्ट स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये था आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का टॉपिक। अगर आपको और कोई भी टॉपिक समझने हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर स्पेशली प्रिपेयर वीडियो करूँगी। और मैंने आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन। आप इजीली उससे गो थ्रू हो जाएं, ठीक है। उसमें डिटेल आपको पूरी स्टडी होगी कि आप जो भी आपको एग्ज़ाम मटेरियल चाहिए सब कुछ आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आप उससे एक बार पढ़ ले तो आपका यह पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।